हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज की थीम रहेगी पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। इंपॉर्टेंट थीम है, पहले भी इससे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखिए तो पिछली बार कौन सा क्वेश्चन पूछा था। देखिए आपका क्वेश्चन था लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ अ बेन देन बून। ये आपका आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में पूछा गया था। 300 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। 3 A4 साइज शीट मिलती हैं। उसके अंदर आपको, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट की, आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स उसके फेवर में लिखिए, 5 पॉइंट उसके अगेंस्ट में लिखिए। देन यू नीड टू कंक्लूड इन 50 to 60 वर्ड्स। ठीक है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स में आप उसको क्या कर दीजिए, कंक्लूड कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इस तरह के रेट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप इस ऐसे को, आप इस आर्ग्यूमेंट को ईजिली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले अगर मैं इसको डिस्कस करूं, दो तीन चीज़ें मैं आपको दिखा दूं क्यों ये टॉपिक इस बार इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। किस तरह की चीज़ें, ये मैं आपको दिखा दूं। आपको पता है यूपी ने एक बिल लेके आई है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल प्रपोज्ड है, अभी तक पास नहीं हुआ है। इसको लेके बहुत सारा ह्यू एंड क्राई हुई मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर इसको डिस्कस किया गया। तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह का बिल है, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आसाम के अंदर 2 चाइल्ड नॉर्म्स, अगर किसी परिवार में सिर्फ 2 बच्चे हैं वही किसी गवर्नमेंट स्कीम का क्या कर सकेंगे, बेनिफिट अवेल कर सकेंगे। अदरवाइज 2 से ज़्यादा हैं तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का। एक और ऐसी स्टेट है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसको गवर्नमेंट के अंदर जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या ये कोहर्सिव स्टेप्स जो हैं, पनिशमेंट जिसके अंदर दी जाती है, इस तरह की तरीके जो क्या ठीक है आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, क्या आपको ऐसा लगता है? दूसरा हम बात करेंगे, आपको पता है कि रिसेंटली पॉपुलेशन को लेके काफ़ी जो ऐसी स्टेट हैं जो एजिंग पॉपुलेशन की तरफ मूव कर रही हैं। केरला, ठीक है, तमिलनाडु, सदर्न स्टेट्स के अंदर आपको पता है एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। नई पॉपुलेशन वहाँ पे अगर देखें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है कंपैरेटिवली टू नदर्न स्टेट्स। ये बात हमने जब भी देखी थी, जब 15 फाइनेंस कमीशन ने जब बोला जो हम डिवॉल्व करेंगे, जो हमारे पास रेवेन्यू होगा, जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसका डेवोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि आप 41% यू शुड बी गिवन टू द स्टेट्स और 1% एक्स्ट्रा टू द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या आपने जो इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो इसके अंदर ली हैं, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं उसके अंदर। उन्होंने बोला कि इसमें पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है। अगर पॉपुलेशन को हम कंसीडर करें तो नॉर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है स्टेट्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उनको पैसा ज़्यादा जाएगा। तो इस हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। ठीक है, बाद में उन्होंने बोला 15 फाइनेंस कमीशन ने उसके अंदर कुछ रिफॉर्म किया। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि केरला और तमिलनाडु के अंदर जब जो पॉपुलेशन है एजिंग की तरफ जा रही है और नई वर्कफोर्स वहाँ पे नहीं आ रही, तो जो वर्कफोर्स उसको चाहिए कि कहाँ से आएगी, नदर्न स्टेट से, कहाँ से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। और तब आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अभी हुआ था फेक न्यूज़ वाला, जिसके अंदर यूट्यूबर मनीष कश्यप, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो उसमें आप देखेंगे फेक वीडियोज़ और माइग्रेंट वर्कर्स, उन्होंने इस पर बनाई थी फेक वीडियोज़ कुछ। सो पुलिस को उनकी 3 डेज की कस्टडी मिल गया, तो अभी तक वो कस्टडी में है, बहुत लंबा टाइम हो गया। उसके बाद आप देखोगे फेक रिपोर्ट्स, ओल्ड वीडियोज़ फ्यूल्ड तमिल अटैकिंग माइग्रेंट्स। ठीक है, अटैकिंग माइग्रेंट्स फायर। तो ये वाली सिचुएशन वहाँ पे हो गई है। तो इससे क्या होगा, अगर वहाँ पे आप देखोगे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, सपोज तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और वहाँ पे बहुत सारी जो वर्कफोर्स है नॉर्दर्न इंडिया से लेके आई गई है। अगर वहाँ पे कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं, फेक न्यूज़ होती है और वहाँ पे एक्सोडस हो जाता है उस वाली पॉपुलेशन का, माइग्रेंट्स का, वहाँ से वो दोबारा नहीं आना चाहते, तो कहाँ से आप वर्कफोर्स लाएंगे? उस एरिया की डेवलपमेंट कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कैसे करोगे? और वहाँ पे आप देखोगे टोटल फर्टिलिटी रेट कम है इस स्टेट के अंदर और वहाँ पे ये सभी जो वर्क्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है अगर पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा आप इसको ये देखोगे, चाइना वाला एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो। चाइना का एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि चाइना के अंदर जब 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, राइट, वन चाइना पॉलिसी थी, तो वहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम एमर्ज हुई। अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर आ चुका है। अच्छा, ये सारी बात हुई। उसके अलावा ये आप देखिए, चाइना कंसेशन दे रहा है, लॉन्ग हॉलीडे दे रहा है कपल्स को। ठीक है, जिससे वो अपने जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ सके। ठीक है, तो ये सभी कंसेशन को दिए जा रहे हैं और चाइना भी एजिंग पॉपुलेशन की तरफ मूव कर रहा है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दिमाग बैक ऑफ द माइंड आपके रहनी चाहिए। ठीक है,
अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं, ये तो बेसिक रेफरेंस था, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ये वीडियो शायद जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार CAPF को लिख रहे हैं, उनको ये लगेगा कि इररेलेवेंट चीज़ें हैं। सो कहने का मतलब ये है, डिटेल वीडियो रहेगी और काफ़ी जो कैंडिडेट है फर्स्ट टाइम उनको नहीं समझ में आता है, और ये चीज़ें आपको 2-3 अटैम्प्ट के बाद समझ में आएंगी कि क्या आपको पेपर 2 के लिए क्या पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में हो कि आपको लगता है कि ये छोटे मोटे चीज़ पढ़ने से या फिर ऐसे ही कुछ करने से आपका काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, जो भी टॉपर्स बने हैं, और मैंने एक इंटरव्यू भी किया था जिसमें उन्होंने बताया था, जब मैंने पूछा आपकी एकेडमी के अंदर, SSB एकेडमी जो है शस्त्र सीमा बल, जब वो ट्रेनिंग फेज में थे, तो उन्होंने बोला आउट ऑफ दिस 35 कैंडिडेट, तो उन्होंने बोला इसमें से सबसे ज़्यादा 28 जो परसेंट, अच्छा उसमें बोलेंगे 28 कैंडिडेट जो हैं वो सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, तो वो सिलेक्ट हुए। तो जब आपको पता है इतना लार्ज नंबर ऑफ पीपल व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विसेज, तो उसमें सिविल सर्विस कैंडिडेट भी हैं और उनका सिलेक्शन रेट ज़्यादा है, तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी अपना जो अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपनी सोच के अंदर, अपनी राइटिंग स्किल्स आपको अच्छी करनी पड़ेगी। वो एक प्रोसेस है, वो ये नहीं कि 2 महीने में बन जाती है, इट्स अ प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आपने ग्रेजुएशन में कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। या तो आप ग्रेजुएशन में चीटिंग करके पास हुए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसको एकदम से रिफॉर्म करना। तो बहुत सारी टेंडेंसी होती है, मैंने देखा है कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पे कॉलेज के अंदर कोई पढ़ाई होती नहीं है और स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा रहते हैं, तो उनका एकेडमिक डाउन हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से आप ये मत समझना कि आपकी ग्रेजुएशन के अंदर अच्छे मार्क्स आ चुके हैं तो आपके पास वो स्किल है, नहीं है, ठीक है। तो स्किल बनाने के लिए एटलीस्ट यू नीड 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, डिपेंडिंग कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हो, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इसमें आप देखोगे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या क्या सोसाइटी, जैसे पॉपुलेशन जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है डिपेंड करती है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, उस कंट्री के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, कंट्री, रीजन, स्टेट, ठीक है, एरिया। कई स्टेट्स के अंदर आप देखोगे वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है। केरला की बात करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो चुका है, एजुकेशन लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए वहाँ पे आप देखोगे टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो चुका है, TFR की बात करें, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। लिटरेसी एंड एजुकेशन, मैंने आपको केरला वाला एग्जांपल दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंडर HDI जहां पे सबसे ज़्यादा होगा। कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे HDI सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। और वहाँ का लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण आप देखोगे वहाँ पे पॉपुलेशन जो है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत कम है, ओके। एस्पिरेशनल हो चुकी है वो सोसाइटी, सबको कुछ ना कुछ बनना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। फैमिली पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बच्चों पे, बच्चे बनाने पे, ठीक है। चाइना के अंदर आप देखोगे इसीलिए 1 चाइल्ड पॉलिसी से अब 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी गई और उनको स्पेशल हॉलीडे भी दिए जा रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आप देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी क्लास, जो यू विल सी व्हेन यू रीड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इसमें आपको मिलेगा कि देयर आर सर्टेन स्टेजेस, 3-4 स्टेजेस होती हैं किसी भी एक सोसाइटी को ट्रांजिशन करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है जिसके अंदर आप देखोगे हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। ऐसा कब था इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर ऐसा था बिफोर द इंडिपेंडेंस, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी था कुछ टाइम तक, क्योंकि उसमें आप देखोगे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम नहीं था, मेडिकल आप देखोगे और हेल्थ सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था भाई, ठीक है। लोगों के पास पैसे नहीं थे मेडिकल उस पर खर्चने के लिए। उसके बाद फमीन और उसके बाद फूड स्कार्सिटी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कुछ ना कुछ पैंडमिक, बीमारियां, ये सभी चीज़ें थी, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। तो इसको कंपनसेट करने के लिए बच्चे ज़्यादा पैदा किए जाते थे, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आप देखोगे फर्स्ट स्टेज के अंदर ये था, सेकंड स्टेज के अंदर डिफरेंट हो जाता है, थर्ड स्टेज के अंदर डिफरेंट हो जाता है, फोर्थ स्टेज के अंदर आप देखोगे जो पॉपुलेशन है डिक्रीज होना शुरू कर देती है, थर्ड में स्टेबलाइज हो जाती है पॉपुलेशन, ठीक है। थर्ड के अंदर आप देखोगे डेथ रेट कम हो जाता है और इसमें आप देखोगे बर्थ रेट भी कम हो जाता है, तो यहाँ पे स्टेबलाइज दिखती है। फोर्थ स्टेज के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, राइट। उसके बाद देखिए लेस एजुकेशन। क्या जो फैमिली लेस एजुकेटेड है वहाँ पे आपको ज़्यादा बच्चे मिलेंगे? हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। क्यों? उनको नहीं पता कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, फैमिली प्लानिंग मेजर्स क्या होते हैं। उनको तो ये पता होता है कि मोर नंबर ऑफ हैंड्स, जितने ज़्यादा हाथ होंगे काम करने के लिए उतने ज़्यादा पैसे होंगे, तो इसी चक्कर में दे मेक मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करके पढ़नी है, बहुत आसान है। फैक्टर्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इजीली क्रैक कर लोगे इस एग्जाम को,
अच्छा, और बात करते हैं पैट्रियार्की का। पैट्रियार्कल माइंडसेट भी है इसके पीछे, जिससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखोगे बहुत ज़्यादा पीक पे है इंडिया के अंदर, ठीक है। मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, अगर आप शुरुआत में देखो किसी परिवार में 3 बच्चियाँ हो जाती हैं, ठीक है, गर्ल चाइल्ड, तो उनकी जो प्रेफरेंस है, उनको जो चाहिए वो मेल चाइल्ड चाहिए, तो इस चक्कर में दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मोर बेबी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, माइग्रेशन भी जो है एक एरिया की क्या करेगी, पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगी, दूसरे एरिया की पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन्स देखोगे, दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बेंगलुरु के अंदर पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, रीजन है उसके पीछे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, और जिस एरिया से जहाँ से पॉपुलेशन जाएगी, जहाँ से माइग्रेशन होगा, उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक, सब अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं ना कहीं मूव करते हैं। अब ये नोट है, ये आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी आर्गूमेंट आप देते हो तो उसको इसमें यूज़ कर सकते हो। मीडियन एज इंडिया की क्या है, 28 ईयर, 2022 तक, 2022, ठीक है, जो जा चुका है, तो 28 साल थी उसमें मीडियन एज इंडिया की। सबसे ज़्यादा मीन मोड मीडियन आपने पढ़ा होगा, तो मीडियन का मतलब आपको पता होगा, तो 28 साल जो है मीडियन एज है इंडिया की, और ये बहुत अच्छा नंबर है। अब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था 2004 या 5 से शुरू हो चुका है, और ये 5 डिकेड तक रहेगा, 5 डिकेड मतलब 50 साल तक, 2054-55 तक ये रहेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बात करेंगे। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, एक ऐसी एज ग्रुप जो डिपेंड नहीं रहती है किसी पे, ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव होती है, ठीक है, डिपेंडेंसी लेवल जिसके अंदर कम होता है। डिपेंडेंसी लेवल किसके अंदर होता है, जो बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 18 साल से कम, 15 साल से कम, ठीक है। और कौन सी होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर आपको पता होना है ऐसा एज ग्रुप जो कि वर्कफोर्स बन सकता है और डिपेंडेंट नहीं है, और ऐसा देखेंगे आप पूरे पॉपुलेशन के अंदर, जैसे 100% पॉपुलेशन है, तो इसके अंदर आप देखोगे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करेगी, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है, या फिर काम कर सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, एक बल जाएगा उस पॉपुलेशन के अंदर जो बहुत अच्छे तरह से काम कर सकती है, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये फैक्ट एंड फिगर है ना, आप इंट्रोडक्शन में डालिए, आप मेन बॉडी के अंदर जब कोई पॉइंट दे रहे हैं तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि ऐसे कौन से बहुत बड़े थिंकर रहे हैं या फिर आप देखोगे जोग्राफर रहे हैं जिनको लगता है कि कुछ एक ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जो कि पॉपुलेशन को क्या कर सके, मेजर कर सके। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप देखोगे पॉपुलेशन को लेके, या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, एक थ्योरी है। तो उसमें आप देखोगे माल्थस हाइपोथेसिस और दूसरा कैरिंग कैपेसिटी हाइपोथेसिस। पहले आप देखिए दिस माल्थस हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कैपेसिटी हाइपोथेसिस का भी एग्जांपल दूंगा, पहले माल्थस हाइपोथेसिस को समझ लीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ विल लीड टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू पैसिव चेक बाय नेचर एज स्टारवेशन और डिजीज। ये पेंडेमिक ही तो था, जो कह रहे हैं कि अर्थ की एक क्या है, एक कैपेसिटी है, सपोज कीजिए कि इतनी कैपेसिटी तक की पॉपुलेशन क्या कर सकता है, वो हैंडल कर सकती है अर्थ के पास जो रिसोर्सेज है। उसके बाद क्या होगा, इससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अर्थ का ऑटोमेटिक ऐसा कुछ रेगुलेशन सिस्टम है, वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चेक यहाँ पे डालेगा, या तो कुछ कैटास्ट्रोफी हो जाएगी, ठीक है, आप देखोगे फ्लड आएगी, अर्थक्वेक आएगा जैसे टर्की के अंदर, तो क्या करेगा, इसमें पॉपुलेशन पे चेक लगाओगे आप। टर्की के अंदर कितनी डेथ हुई है, अराउंड लास्ट टाइम आई चेक इट वाज अराउंड 40,000 और समथिंग, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डिजीजेस, कोई भी डिजीज, पैंडेमिक, एपिडेमिक, बुबोनिक प्लेग, इस तरह की डिजीज आ सकते हैं जो कि चेक रखेंगी किस पे, पॉपुलेशन पे। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी हाइपोथेसिस, एक अर्थ के पास आप देखोगे कितनी कैरिंग कैपेसिटी है उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। जैसे अर्थ ऑफशूट आप देखोगे कि अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन अर्थ के ऊपर है उसको ढंग से फीड करने के लिए इंडिया नहीं कह रहा है, इसमें अर्थ के पास 1.5 टाइम्स रिसोर्सेज और चाहिए, ठीक है, उस पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 1.5 टाइम्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, ठीक है। तो हमारे पास तो इतने नहीं है, तो देखते हैं क्या होगा उसके बाद। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लीड टू फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग इन रूरल एरियाज, ये हाँ, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग रूरल एरियाज के अंदर रीजन है इसके पीछे। पहले सब थे जॉइंट फैमिली के अंदर रहते थे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, सबको अलग अलग कुछ कुछ करना है, तो इनहेरिटेंस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसको बांटने की सोचते हैं, तो उससे जो पैसा मिलता है वो मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, सिटीज़ के अंदर जहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। दैट ऑल्सो लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, राइट। अब और देखते हैं फर्टिलिटी, डेथ रेट, माइग्रेशन। मैं आपको नंबर नहीं दूंगा फर्टिलिटी का, मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया का क्या फर्टिलिटी रेट है 2011 के हिसाब से बताना। एक आपको बताना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी 5 हुआ है लेटेस्ट, उसके अंदर आप बताओगे NHFS
5 के अंदर आप बताओगे क्या फर्टिलिटी रेट है, TFR कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का क्या है, आपको बताना पड़ेगा। इसको आप यूज़ करोगे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बता दूं ये रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, ठीक है, 2.1 रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब है जो अभी मेरी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, अगर वो 2.1 बेबी प्रोड्यूस करती है, आप बोलोगे कि 2.1 बेबी कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। सपोज कीजिए किसी के 4 बच्चे हो गए, किसी के 3 बच्चे हो गए, किसी का 1 हो गया, किसी का 1 भी नहीं हुआ, तो एवरेज है 2.1, ठीक है। अगर इतना रिप्लेसमेंट रेट रहेगा किसी भी देश का 2.1 रिप्लेसमेंट रेट आप लेके चलोगे तो उसकी पॉपुलेशन कभी डिक्लाइन नहीं होगी और इंक्रीज भी नहीं होगी, ठीक है। तो 2.1 इंडिया का भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंडर TFR आया है 2.0 टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब है आने वाले टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन है डिक्रीज होने वाली है, 2040 तक पीक होगी, 40 के बाद इंडिया विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो फर्टिलिटी रेट क्या है आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आप देखोगे डेथ रेट क्या है। जब मैंने आपको बताया था कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, आपकी बर्थ रेट बढ़ जाती है, ठीक है। तो बर्थ रेट बढ़ेगी तो आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। ये सभी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड, थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। आइसोलेशन में मत देखो, इसमें फैमिली पे डिपेंड करता है, क्या फैमिली डिसफंक्शनल है, किस तरह की है। पहले एक इंस्टीट्यूशन होता था फैमिली जिसके अंदर जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें। आइसोलेशन में मत देखो चीज़ों को, पेपर 2 इज़ नॉट अबाउट आइसोलेशन। बहुत सारी इसकी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें। जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर ऑफ ए बेन देन बून। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसमें लिखने की। इसमें आप इंटरनेशनल एग्जांपल आप लिख सकते हो, चाइना का एग्जांपल आप ले सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कनाडा के अंदर माइग्रेशन, जो इंडियन जो लोग हैं क्यों कनाडा के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो लार्ज पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट दैट पॉपुलेशन वहाँ पे कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन की ज़रूरत चाहिए। तो इसीलिए तो वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी जो है कनाडा की इतनी आप देखोगे फ्रेंडली है, ठीक है, इमिग्रेंट फ्रेंडली है। वो बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है वहाँ पे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। जापान भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्राइसिस से जूझ रहा है, वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, जापान के पास रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। कपल्स आर नॉट मेकिंग बेबी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जापान के सामने, ठीक है, ओके। डेथ रेट आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन को लेके जब हम पुश फैक्टर की बात करेंगे या फिर पुल फैक्टर की बात करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन को लेके। तो पुश फैक्टर, पुल फैक्टर वो भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं माइग्रेशन कितनी तरह की होती है। परमानेंट भी होती है, सेमी परमानेंट भी होती है। आप कोई जॉब के लिए जा रहे हो किसी एरिया के अंदर, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, तो आप ये वाला प्लेस छोड़ के आप सपोज कीजिए आप नोएडा के अंदर है, आपको माइग्रेट करना पड़ेगा गुड़गांव के अंदर, ये तो छोटा हो गया, ठीक है। गुड़गांव से जाके आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर बेंगलोर वाले को गुड़गांव आना पड़ेगा। IT कंपनी में कोई काम करता है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, 2 साल का पीरियड हो गया। किसी को माइग्रेट करना पड़ता है फॉरेन के अंदर, US के अंदर भी जाना पड़ता है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट इस तरह का है तो फॉरेन प्रोजेक्ट उनको मिलता है तो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो सेमी परमानेंट भी होती है, परमानेंट भी होती है। परमानेंट होती है जब शादी करती है लड़कियाँ, ठीक है, उस एरिया की डेमोग्राफी चेंज होती है। उसके बाद आप देखोगे रूरल टू रूरल, एक रूरल टू रूरल या फिर एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया के अंदर भी माइग्रेशन होती है, शादियाँ करके, ठीक है। पैट्री लोकल माइग्रेशन ऑफ वुमेन ड्यू टू विलेज एक्सोगमी। उसके बाद आप देखोगे किंगशिप चेन माइग्रेशन, पुश एंड पुल फैक्टर्स भी हैं जो कि माइग्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ब्रेन ड्रेन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई एक कंट्री है, US एक कंट्री है जो कि टैलेंट पूल को हमेशा अट्रैक्ट करती है, वहाँ पे आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा टैलेंट पूल, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड US में जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे उनके टैलेंट की क्या है, इज्जत है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे इंडिया के अंदर तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहाँ पे जाके जो बेस्ट ऑफ द ब्रेन है अमेरिका को मिलते हैं। अब देखते हैं इंडिया इज प्रोजेक्टेड। ये नोट्स जो हैं, ये जो फैक्ट एंड फिगर हैं, कहीं पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। इधर यू कैन यूज़ दिस इन इंट्रोडक्शन, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा आपको। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2027, सरपासिंग चाइना एंड होस्ट 1.64 बिलियन पीपल बाय 2050। 1.64 बिलियन, ये नंबर बहुत बड़ा है, 1.64 बिलियन, किसी के पास ये नंबर नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 6-6, 7-7 लाख लोग हैं बस। साइप्रस एक कंट्री है, 6 लाख लोग हैं वहाँ पे, 8 लाख लोग हैं, कैसे काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये लार्ज पॉपुलेशन बेन है या बून है, आपको पता होना चाहिए। अगर उस पॉपुलेशन को यूटिलाइज कर लिया ह्यूमन रिसोर्स बना के तो वो हमारे लिए बून है, अदरवाइज बेन भी बन सकता है, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है। या तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा या फिर डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं आशीष बोस जो बोलते हैं
वो बोलते हैं कि पुश फैक्टर क्या है माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़ के अंदर, कौन कौन से पुश फैक्टर है। सन ऑफ सॉइल पॉलिटिक्स भी है। सन ऑफ सॉइल पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के अंदर जो मराठाज हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइडर जो वहाँ के काम कर रहा होता है तो उनको तंग करते हैं वो, ठीक है। सो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी, वो चाहते हैं कि यहीं के लोग क्या करें, यहीं के लोगों को यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिले। और इसको आप देखोगे नई पॉलिसी आई है हरियाणा के अंदर, नई पॉलिसी आई है जिसमें डोमिसाइल जो है, लोकल डोमिसाइल जो है उस स्टेट के 75% तक रिजर्वेशन मिलेगा। किस जॉब्स के अंदर, जिस सैलरी, जहाँ पे सैलरी कैप आप देखोगे 50,000 है, 50 या 30,000 जहाँ पे सैलरी कैप है वहाँ पे उसी स्टेट के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ना सिर्फ हरियाणा के अंदर, कर्नाटका के अंदर भी ये काम हुआ है, ठीक है। कर्नाटका के अंदर भी ये पॉलिसी है, बट ये दोनों पॉलिसी हैं, इसको क्या है हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। तो हरियाणा हाई कोर्ट आप देखोगे, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, इसको चैलेंज किया गया है और इस पॉलिसी के ऊपर स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या रीज़न हो सकते हैं पुश फैक्टर के। वहाँ पर आप देखोगे एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब जहाँ जिस विलेज के अंदर आप काम कर रहे हो भाई वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब आपने मैकेनाइजेशन कर दिया फार्म का और एक्सेस लेबर फोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो खाली बैठा आदमी वहीं पे थोड़ी ना रहेगा विलेज के अंदर, जब उसको काम नहीं मिलेगा तो सिटीज़ की तरफ मूव करेगा। तो ये है पुश फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं माइग्रेशन एज वैल्यू डिसेमिनेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एथनिक, एक आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं जो कि पुश फैक्टर है। तो काफ़ी लोग कहाँ पे जाते हैं इसमें, इंडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर वो काम करने लग जाते हैं, मेनलैंड इंडिया के अंदर। बेंगलुरु में बहुत सारी पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो लोग हैं वो न्यू दिल्ली के अंदर आके बहुत आपको मिलेंगे, बेंगलोर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, ठीक है। अब देखते हैं माइग्रेंट्स वेलफेयर। तो माइग्रेंट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव करता है तो उनके वेलफेयर के लिए क्या काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था जो तमिलनाडु वाला केस हुआ, फेक न्यूज़ वाला जो मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर वन यूट्यूबर जिसमें मनीष कश्यप को भी अरेस्ट किया गया 3 दिन के लिए। तो क्या उनके वेलफेयर के लिए, मतलब उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऐसी कोई सिचुएशन तो पैदा नहीं हो रही। गुजरात के अंदर हमने देखा कि आउटसाइडर को कैसे पीटा जा रहा था, महाराष्ट्र के अंदर भी हमने देखा सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी, अब तमिलनाडु के अंदर भी हमने देख रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिसी हम देख रहे हैं। तो माइग्रेंट्स के लिए क्या ऐसी चीज़ होगी जिससे उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर हो सकेगी। अब खाने पीने की तो इन्होंने कर दी कि 1 रेशन 1 राशन कार्ड हो सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। दूसरी चीज़ आप देखोगे जिसके अंदर क्या उनके लिए अकोमोडेशन के लिए हाउसिंग फैसिलिटी है। तो महात्मा गांधी प्रवासी आप देखोगे सुरक्षा योजना इज डिफरेंट, ये तो इंश्योरेंस के लिए है, बट आप ये देखना होगा कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम इसीलिए चलाई गई है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए कुछ एनजीओ भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर दिशा एनजीओ करके है, और कृषक सभाज आप देखोगे जिसके अंदर आप क्या बना सकते हो, छोटे छोटे आप एक एसोसिएशन बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, जिसके अंदर हर एक जो लेबर फोर्स है इकट्ठा होकर उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो सकती है, और जब उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी तो अपने राइट्स के लिए क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर ये। अब पॉपुलेशन प्लानिंग, तो ये पॉपुलेशन एक दिन में कंट्रोल नहीं होती है, पॉपुलेशन एक दिन में कंट्रोल नहीं होगी। यू नीड टू हैव अ रोड मैप। ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि एकदम से आपने कुछ ऐसा कोर्सिव स्टेप ले लिया, जैसे इमरजेंसी के टाइम हुआ था जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, वहाँ पे कोर्सिव मेजर्स लिए गए, ठीक है, वहाँ पे फोर्स स्टरलाइजेशन किया गया, ये सभी चीज़ें वहाँ पे की गई। तो दैट वाज अ वेरी बैड मूव, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं अभी भी। तो ऐसा होना चाहिए। अभी आप देखिए पहली नेशनल फैमिली प्लानिंग मेजर्स 1952 के अंदर आई, अभी करंटली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है, ठीक है। लेकिन क्या अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किस ईयर तक हमें कितनी पॉपुलेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, कितना, अब जब इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा, अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, तो कितनी पॉपुलेशन की हमें ज़रूरत चाहिए, क्या हम सरप्लस में हैं, क्या हम डेफिशिएंट में हैं, क्या आने वाले टाइम पे क्या होगा। तो एक रोड मैप हमारे सामने होना चाहिए। एक लेटेस्ट आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन पॉलिसी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग के अंदर आप देखोगे क्लिनिकल अप्रोच होनी चाहिए, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। आपको पता है जिस एरिया के अंदर, जिस स्टेट के अंदर लिटरेसी लेवल ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, ठीक है। सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपको पता है जिसकी लिटरेसी रेट कम है, या फिर मार्जिनलाइज्ड हो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, ऑटोमेटिकली आपको जो फर्टिलिटी रेट जो है ज़्यादा मिलेगा, राइट। अब हमें देखना पड़ेगा कि कन्वर्जन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन को हम लायबिलिटी से एसेट की तरफ मूव कैसे कर सकते हैं।
बहुत सारे आपको तरीके हैं, स्किल इंडिया मिशन है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं कि स्किल इंडिया मिशन के अंदर हम अपनी लेबर फोर्स को क्या कर सकते हैं, स्किल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब और कौन सी पॉलिसी हो सकती है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देखिए इस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के ऊपर आपकी एक रिपोर्ट राइटिंग आ चुकी है, एक रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछी है, तो CAPF के अंदर ही पूछी है, 2011-12 के अंदर पूछी थी। तो क्या क्या पॉलिसी रहेगी जिससे हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकेंगे, ये मतलब है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आपको गाँव के अंदर जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में वहाँ पे अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा तो बर्थ रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। क्योंकि आप देखोगे वो उनके अंदर एक दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि कोई तो सर्वाइव करेगा। पहले 12-12 बच्चे होते थे, जिसमें सर्वाइव करते थे 7-8 बच्चे सर्वाइव कर जाते थे, 6-7 बच्चे, ठीक है। तो इस हिसाब से तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आप बहुत सारी चीज़ें चलाते हो, उसमें आशा वर्कर्स जो हैं काउंसलिंग करती हैं उनको वहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है अभी आयुष्मान भारत के अंडर वो भी खोले गए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इमीडिएट उनको अटेंशन देने के लिए कि जो उनकी डिलीवरी होगी वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर होना चाहिए, ये नहीं आप लोकल डिलीवरी कर रहे हो होम्स के अंदर, ये सभी चीज़ें नहीं। तो उनको कोई वुमेन अगर एनीमिक है, कोई बच्चा एनीमिक है, तो उनको आयरन की टैबलेट्स देना, ठीक है, ये सभी चीज़ें मतलब जो भी प्रिलिमिनरी उनको हेल्थ की एडवाइस चाहिए, ठीक है, जो भी अटेंशन चाहिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर उनको मिलती है। खाने पीने की आप देखोगे पोषण 2.0, ये सभी चीज़ें टारगेट रहती है हमारी। तो पॉलिसी के अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम, बच्चों को जो आप देखोगे इंद्रधनुष के अंडर जो 7 टाइप के जो उनको क्या कर लगते हैं वैक्सीनेशन होती है, ठीक है, टीकाकरण जिसको हम बोलते हैं, तो इम्यूनाइजेशन, तो बच्चों को इमीडिएट 5 साल तक ये सभी चीज़ें लगती हैं, 7 या 8 साल तक भी जा सकता है। तो कोई भी बीमारी से वो ना जूझें, जैसे आप देखोगे पोलियो जैसी एक बहुत ही डेडली जो आप देखोगे एक डिजीज़ है जिसमें जो बच्चा है क्रिपल हो जाता है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स से चेंज होकर हमारे लिए एक क्या बन जाता है, बर्डन बन जाता है कई बार, तो सिर्फ नेग्लिजेंस से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर कौन कौन से एमर्जिंग इशू है। जैसे मैंने एजिंग का आपको बताया, एजिंग से कौन कौन सी कंट्री जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, जापान, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी, चाइना भी टू सम एक्सटेंट, इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स एजिंग की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, क्या क्या थ्योरीज़ हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डिसएंगेजमेंट थ्योरी क्या होती है, पार्शियल इकोनॉमी थ्योरी क्या होती है, रोल थ्योरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है डिसएंगेजमेंट थ्योरी के अंदर, फंक्शन थ्योरी के अंदर एजिंग पीपल जो है डिसएंगेज हो जाते हैं सोसाइटी से, दस फ्रीइंग अप रोल्स। अपने रोल वो क्या करते हैं, जैसे फैमिली के अंदर जो बाइंडिंग होती है, ठीक है, वो बड़े लोगों से ही आता है। अगर फैमिलीज जो है न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रही हैं और एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप देखोगे अगर नई जनरेशन नहीं आ रही है तो ये जो फाउंडेशन है हमारा ये पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो इस फाउंडेशन को समझने के लिए आपको ये थ्योरीज अगर आपको याद रहती है, डिसएंगेजमेंट थ्योरी, पार्शियल इकोनॉमी थ्योरी, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आई वुड से कि एजिंग एक इशू है वो पता होना चाहिए। उसके बाद सोशल इम्प्लीकेशन क्या होगी ये भी आपको पता होना चाहिए, सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आप बात कीजिए प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर फैमिली इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन आप इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी के अंदर देखोगे फैमिली इज नॉट नो मोर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सभी घर के अंदर कोई छोटे एंटरप्राइजेज नहीं है। पहले सभी घर के अंदर, लगभग हर एक घर के अंदर छोटे छोटे एंटरप्राइजेज होते थे जिसमें फैमिली इन्वॉल्व होती थी, ठीक है, और एल्डर्स उसको कंट्रोल कर रहे होते थे उस एंटरप्राइज को, चाहे वो पापड़ बना रहे हो, अचार बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, अब सबको रोजगार मिल चुके हैं, अब सब घर से बाहर जाके काम करते हैं, लगभग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सोशल इम्प्लीकेशन इसमें आप देखोगे। रिलेटिव हाई स्टेटस डिस्पाइट डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटी, देखिए तो ये कह रहे हैं अगर हमारी पॉपुलेशन जो है एजिंग पॉपुलेशन की अगर तरफ जाती है, ठीक है, पहले वो इन्जॉय करते थे हाई स्टेटस, जो एल्डर्स होते थे वो हाई स्टेटस इन्जॉय करते थे, ठीक है, उनको चैलेंज नहीं किया जाता था, पैट्रियार्की वाज देयर, तो हमारा सोशल सिस्टम भी ऐसा ही था। लेकिन आज आप देखोगे लोगों के पास रोजगार नहीं है और बूढ़े लोगों के पास भी कोई कैश फ्लो नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो उनकी जो ओल्ड एज केयरिंग जो होती है, जेरियाट्रिक केयर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आप देखोगे सरकार ने उनके लिए पेंशन भी इंश्योर की है, पेंशन सिस्टम भी इंश्योर किया, लेकिन आप देखोगे इन्फ्लेशन भी हो गई है, तो इतनी पेंशन में काम भी नहीं चलेगा उनका। तो कहने का मतलब ये है कि दे आर मोर वनरेबल, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, बच्चे उनके साथ नहीं है, ठीक है, कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा केस जाते हैं, फैमिली को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है बट हमारे जो बच्चे हमारे साथ रहते हैं और हमें क्या है ओल्ड एज जो हेल्प है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा आप देखोगे वीमेन सबसे ज़्यादा क्या है वनरेबल है इस केस के अंदर,
ठीक है, क्योंकि वुमेन के नाम पे कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मेजोरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी जब वो देखोगे मेल के पास होती है, ठीक है। तो वीमेन आर द मोस्ट वनरेबल एट सर्टेन एज, बूढ़े होने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे काफ़ी जो हैं जैसे ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं, ठीक है, सरकार ने ही बनाए हैं शेल्टर बनाए हैं, जैसे वृंदावन की विडोज़ वहाँ पे जो रहती हैं, ठीक है, विडो होने के बाद। तो वृंदावन के अंदर ऐसा कुछ NGO टाइप है जहाँ पे लेडीज़ जहाँ पे जाके, जो कि आप देखोगे डिस्ट्रेस होम जिसको बोलते हैं, कोई भी लेडी किसी डिस्ट्रेस के अंदर है वहाँ जाके वो रह सकती है, ओके। अब लेजिस्लेशन क्या हो सकती है ओल्ड एज को लेके, इंदिरा गांधी नेशनल एज ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट हैं। अब बच्चे मेंटेनेंस नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ सरकार को ही करना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की आप इसमें बात डाल सकते हो कि वीमेन इन द लोवेस्ट वेल्थ क्विंटल हैव एवरेज ऑफ 1.6 मोर चिल्ड्रन देन वुमेन इन द हाई वेल्थ क्विंटल। कहने का मतलब है जो औरतें कम पढ़ी लिखी हैं 1.6% मोर चिल्ड्रन वो पैदा करती हैं कंपैरेटिवली जो विमेन जो हाईली एस्पिरेशनल है, एजुकेटेड है, उनके कंपैरिजन में। तो मैंने आपको बताया था एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि डिटरमाइन करेगा किसको, आपकी पॉपुलेशन को। आपका एक और CAPF के अंदर क्वेश्चन आया, मैं आपको बता दूं, एम्पावरिंग वुमेन इज़ द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है। आपका क्वेश्चन एक और आया है, एम्पावरिंग वुमेन इज़ द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है, इस की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ UPSC ने पूछा है, इसीलिए, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। और देखते हैं लास्ट बस 2-4 मिनट और रहती हैं, चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब आपको पता होना चाहिए भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी IMR रेट इंडिया का क्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस हेल्थ आप देखोगे सैंपल के अंदर NHF 5, ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। अब पर्सपेक्टिव आप देखोगे क्या डेवलपमेंट बढ़ने से चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, बढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मार्क्सिज्म थ्योरी आप लगाओगे, फेमिनिस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स की इंटरवेंशन से क्या IMR और MMR कम हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम मैंने आपको बताया था NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, पोषण स्कीम, ठीक है, इंद्रधनुष स्कीम वैक्सीनेशन वाली, क्या इससे IMR कम हुआ है, MMR कम हुआ है। उसके बाद आप देखोगे मातृत्व जो योजना है जिसमें आप देखोगे माँ करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें वीमेन की जो न्यूट्रिशन है उसको भी क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, इसके लिए एक डिफरेंट स्कीम है, वो भी हम बात करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आप देखोगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या इसमें कुछ और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरी स्कीम आप देखोगे किशोरी शक्ति योजना, नेहरू युवा केंद्र, अवेयरनेस जनरेशन, हम ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक और नोट आप यहाँ पे देखोगे, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप पढ़ लेना, जिसमें आप देखोगे क्या इंडिया 2 चाइल्ड पॉलिसी नेशनल लेवल पे अनाउंस कर सकता है डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ केरो डिक्लेरेशन जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्या इंडिया कर सकता है अनाउंस? डिपेंड करता है कि इंडिया आने वाले टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन जो है क्या वो कंट्रोल में रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर। अब हम देखें एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस आप देखोगे, दिस आर द सर्टेन थिंग्स, ठीक है, आई विल नॉट डिस्कस इट। तो आपको ये पता होना चाहिए इतना सारा डेटा आपके पास है, इतना सारा आपके पास डेटा है, क्या आप इसको टारगेट कर सकते हो, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन पे मैं क्या बोलता हूँ, आपको फोकस रहना चाहिए। आपके पास एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, एक अप्रोच होनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए और कुछ फैक्ट होने चाहिए, ठीक है, कुछ कनेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, और एक ऑप्टिमिज्म, कंक्लूजन में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट आपको रह के काम करना है, ठीक है। तो आप इस पेपर को निकाल लोगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। 4 टेस्ट लिखने आपको इस पेपर से पहले, फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ, 4 फुल लेंथ टेस्ट इस एग्जाम से पहले आपको एटलीस्ट लिखने चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आ जाए, क्योंकि ये होता है एक क्वेश्चन भी रह गया, यू आर आउट ऑफ द रेस, ठीक है। 20 क्वेश्चन का 20 नंबर का एक आपका ऐसे रह जाता है तो यू आर आउट ऑफ द रेस, ठीक है। 10 मार्क्स पीछे होने से आपको पता नहीं, अगर आप रेस में भी हो तो शायद आपको वो प्रेफरेबल सर्विसेज ना मिले, ठीक है। तो जो आप प्रेफर करते हो जो सर्विस, 10 नंबर के अंदर आपके 50 कैंडिडेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ कॉम्पिटिशन, राइट। सो एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, अगर कोई भी, इफ एनी कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड, वी आर बेसिकली लॉन्चिंग अ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जिसके अंदर नंबर ऑफ टेस्ट रहेंगे, शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, बट ये एक अनाउंसमेंट, देखिए आई डू नॉट बिलीव इन दिस अनाउंसमेंट, आपको पता होगा इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट में दम है, हमारी अप्रोच के अंदर दम है, तो यू कैन अप्रोच अस, ठीक है, सिंपली। बहुत सारे ब्रोशर हम बना चुके हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। सो मैं आपको एक नंबर देता हूं जिसमें आप अगर
सच में चाहते हैं कि आपको आपकी राइटिंग जो प्रैक्टिस है आपको इम्प्रूव करनी है और आपको ये लगता है कि मुझे एक मेंटर की ज़रूरत है जो कि मेरे सिर पर डंडा लेके खड़ा रहे, ठीक है, इस तरह का अगर आपको कोई चाहिए, ठीक है, तो वी कैन डू दैट। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी आपसे खुद सेट नहीं हो रही है, वी विल सेट द अकाउंटेबिलिटी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 8930919491। यहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे प्रोग्राम हमने चलाए हुए हैं तो जिसमें हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, ये सभी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। सो इस पर मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।